हेलो दोस्तों। मेरा नाम किरण है। मैं एक अच्छे परिवार से ताल्लुक़ रखती हूँ। मैं अपने चारों भाइयों की इकलौती बहन हूँ, इसलिए पूरे घर की लाडली थी। मेरे मम्मी पापा के साथ साथ मेरे चारों भाई भी मुझे बहुत प्यार करते थे। मेरी हर छोटी बड़ी इच्छा पूरी करने की कोशिश करते थे। कई बार तो ऐसा होता था कि मेरे मन की बात मैं कह भी नहीं पाती थी और उससे पहले मेरे भाई मेरी खुशी का इंतज़ाम कर देते थे। मेरे लिए उनका प्यार किसी दौलत से कम नहीं था। 6 महीने पहले मेरे बड़े भैया की शादी हुई थी। शादी से पहले मम्मी हमेशा यही सोचती रहती थी कि पता नहीं कैसी बहू आएगी जो इस परिवार को अपनाएगी या नहीं। लेकिन हमारी किस्मत अच्छी थी। मेरी भाभी बहुत ही समझदार और स्नेही निकली। वह मुझे अपनी छोटी बहन से भी बढ़कर प्यार करती थी। पूरे घर का ख्याल रखती और हर किसी को साथ लेकर चलती। मम्मी पापा उम्रदराज हो चुके थे, इसलिए उन्होंने मेरी शादी की जिम्मेदारी बड़े भैया और भाभी को सौंप दी। उसी दिन से दोनों ने मेरे लिए अच्छा रिश्ता ढूंढना शुरू कर दिया। मेरे ग्रेजुएशन के पेपर भी खत्म हो चुके थे और आगे पढ़ने का मेरा मन नहीं था, इसलिए घर वाले भी चाहते थे कि मेरी शादी अच्छे घर में हो जाए। मैं हर शाम अपनी मम्मी के साथ घर के सामने बने पार्क में टहलने जाया करती थी। एक दिन मम्मी पार्क में घूम रही थी और मैं एक बेंच पर बैठी थी। तभी पार्क का चौकीदार मेरे पास एक खूबसूरत फूलों का गुलदस्ता ले रख कर बोला कि किसी ने ये आपके लिए भेजा है। मैं हैरान रह गई। मुझे समझ नहीं आया कि मेरे लिए फूल कौन भेज सकता है। मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन अगले दिन फिर वही हुआ। फिर उसके अगले दिन भी। धीरे धीरे यह रोज़ का सिलसिला बन गया। अब मुझे भी उन फूलों का इंतज़ार रहने लगा था। मैं जानना चाहती थी कि आखिर वह कौन है जो बिना अपना नाम बताए मुझे रोज़ फूल भेजता है। एक दिन मैं छत पर खड़ी थी, तभी मेरी नज़र गली में खड़े एक लड़के पर पड़ी। उसने सफ़ेद रंग की शर्ट पहन रखी थी और उसके हाथ में वही फूलों का गुलदस्ता था। उसने चुपचाप हमारे दरवाजे पर गुलदस्ता रखा और वापस मुड़ गया। मैं जल्दी से नीचे भागी ताकि उसे रोक सकूं, लेकिन तब तक वह आज जा चुका था। उस दिन भी मैं उसे ठीक से नहीं देख पाई। अगले ही दिन मम्मी ने बताया कि कुछ लोग मुझे देखने आने वाले हैं। जब वे लोग आए तो सब कुछ अच्छे से हुआ। थोड़ी ही देर बाद उनका जवाब भी आ गया। उन्हें मैं पसंद हूँ और वे जल्दी शादी करना चाहते थे। उस समय मेरे मन में एक अजीब सी उलझन थी। मैं उस अनजान इंसान को जानती भी नहीं थी जो मुझे रोज़ फूल भेजता था। शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था, क्योंकि जिस दिन मेरा रिश्ता तय हुआ उसी दिन से फूल आने भी बंद हो गए। शुरू में मुझे थोड़ा अजीब लगा, लेकिन धीरे धीरे मैंने खुद को समझा लिया और शादी की तैयारियों में लग गई। कुछ ही दिनों बाद मेरी शादी कार्तिक से तय हो गई। हमारे परिवार का माहौल खुला हुआ था, इसलिए शादी से पहले मेरी उनसे कई बार मुलाकात हुई। मैंने हर मुलाकात में एक बात ज़रूर महसूस की कि कार्तिक बहुत शांत स्वभाव के इंसान थे। वह कम बोलते थे और किसी से जल्दी घुलते मिलते भी नहीं थे। मैंने ये बात मम्मी और भाभी को बताई तो दोनों हंसने लगी। भाभी बोली, शादी से पहले ज़्यादातर लड़के ऐसे ही रहते हैं, शादी के बाद सब ठीक हो जाता है। उनकी बात सुनकर मेरे मन की चिंता काफ़ी कम हो गई और मैंने भी शादी के लिए पूरी खुशी से हाँ कर दी। देखते ही देखते हमारी शादी हो गई। मेरे ससुराल में सास ससुर और कार्तिक थे। शादी की सभी रस्में बहुत अच्छे से पूरी हुई। रात को मैं दुल्हन बनकर अपने कमरे में बैठे कार्तिक का इंतजार कर रही थी। कुछ देर बाद वह कमरे में आए। शेरवानी में वे बहुत अच्छे लग रहे थे, लेकिन उनके साथ एक बहुत तेज खुशबू भी कमरे में आई, जो मुझे कुछ अलग से लगी। मैंने सोचा शायद उन्हें ये खुशबू पसंद होगी, इसलिए मैंने कुछ नहीं कहा। वह मेरे पास आकर बैठे और मुस्कुराकर बोले, किरण, आज तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। उनकी बात सुनकर मैं भी मुस्कुरा दी। हमारी बातें शुरू हुई। उन्होंने मुझे मुंह दिखाई में एक सुंदर हीरे का नेकलेस दिया, जिसे देखकर मैं बहुत खुश हुई। लेकिन थोड़ी देर बाद मुझे अजीब से सुस्ती महसूस होने लगी। मेरी आंखें भारी होने लगी और पता ही नहीं चला कब मुझे गहरी नींद आ गई। सुबह जब मेरी आँख खुली तो मुझे बहुत शर्मिंदगी में हुई। मुझे लगा कि पहली ही रात में सो गई। लेकिन कार्तिक ने मुस्कुराकर कहा, कोई बात नहीं, तुम बहुत थकी हुई थी, इसलिए आराम करना जरूरी था। उनकी बात सुनकर मुझे अच्छा लगा। अगले दिन मुंह दिखाई की रस्म थी। पूरे दिन मैं मौनों से मिलना जुलना चलता रहा। शाम तक मैं सचमुच थक गई। कमरे में जाकर थोड़ी देर लेटी तो फिर कब नींद आ गई पता ही नहीं चला। सुबह उठी तो फिर वही शर्मिंदगी थी, लेकिन कार्तिक ने इस बार भी कुछ नहीं कहा। तीसरे दिन भी कुछ ऐसा ही हुआ। शाम को जब कार्तिक ऑफिस से लौटे तो उनके साथ फिर वही तेज खुशबू कमरे में फैल गई। कुछ ही देर में मेरी नाक में हल्की सी जलन होने लगी और मुझे लगातार छींकें आने लगी। रात को खाना खाने के बाद जैसे ही हम कमरे में आए, मुझे फिर वही अजीब सी सुस्ती महसूस होने लगी और मैं गहरी नींद में चली गई। उस रात तेज बारिश और बादलों की आवाज़ से अचानक मेरी आँख खुली। मैंने घड़ी देखी तो लगभग 4 बज रहे थे। मैंने देखा कि कार्तिक कमरे में नहीं थे। पहले मुझे लगा शायद वॉशरूम में होंगे, लेकिन वहाँ भी कोई नहीं था। मैंने पूरे कमरे में नज़र दौड़ाई, लेकिन उनका कहीं पता नहीं था। मैं घबरा गई। आखिर वे आधी रात को कहाँ चले गए थे। बाकी की रात मैं जागते हुए उनके लौटने का इंतजार करती रही। सुबह जब मैं बाहर आई तो कार्तिक हॉल में सोफे पर बैठे मिले। मैंने उनसे पूछा कि आप रात को कहाँ थे। उन्होंने बिल्कुल सामान्य आवाज़ में कहा कि तुम जल्दी सो गई थी और मुझे नींद नहीं आ रही थी, इसलिए मैं छत पर बैठा रहा।
उनकी बात सुनकर मुझे खुद पर ही शर्म आने लगी। मुझे लगा शायद सच में मेरी वजह से उन्हें अकेले समय बिताना पड़ा। उस दिन के बाद मैंने तय कर लिया कि अब मैं रात को जल्दी नहीं सोऊंगी। दोपहर में ही थोड़ा आराम कर लिया ताकि रात भर जाग सकूं। शाम को अच्छे से तैयार हुई और कार्तिक का इंतजार करने लगी। मन में उम्मीद थी कि शायद आज वे मेरी तारीफ करेंगे और पहले की तरह मुस्कुराकर बात करेंगे। जैसे वे ऑफिस से लौटे तो मैं उनके पास जाकर बैठ गई, लेकिन उन्होंने बस हल्की सी नज़र उठाकर मुझे देखा और अपने काम में लग गई। तभी उनके साथ वही तेज खुशबू कमरे में फैल गई। कुछ ही मिनटों में मेरे सिर में भारीपन होने लगा और शरीर पर अजीब सी सुस्ती छाने लगी। मैंने खुद को संभालने की बहुत कोशिश की, लेकिन कुछ देर बाद मेरी आंख फिर से बंद हो गई। सुबह जब मेरी नींद खुली तो सिर भारी था और हाथ पैरों में हल्की सूजन महसूस हो रही थी। मैं घबरा गई, समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर मेरे साथ ये सब क्या हो रहा है। नाश्ते की मेज पर सासू माँ ने मेरे हाथ देखकर पूछा कि बहू, ये सूजन कैसी है। मैंने मुस्कुराकर बात टाल दी और कहा शायद मौसम की वजह से होगी। उन्होंने प्यार से कहा कि कोई अच्छी क्रीम लगा लिया करो और अपना ध्यान रखा करो। फिर हंसते हुए बोली कि नई दुल्हन हमेशा मुस्कुराती हुई अच्छी लगती है। उनकी बात सुनकर मैं भी मुस्कुरा दी, लेकिन मेरे मन की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। अब शादी को 15 दिन से ज़्यादा हो चुके थे, लेकिन मैं कार्तिक को समझ नहीं पा रही थी। कभी वह बहुत अच्छे से बात करते और कभी बिल्कुल अजनबी बन जाते। एक दिन वह अचानक जल्दी जल्दी तैयार होकर घर से निकलने लगे। मैंने पूछा, आप कहाँ जा रहे हैं? तो उन्होंने बस इतना कहा कि ज़रूरी काम है और जल्दी में बाहर चले गए। उनके जाने के थोड़ी देर बाद सासू माँ ने मुझसे पूछा कि कार्तिक कहाँ गए हैं। मैं कुछ भी नहीं बोली, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि घर में किसी तरह की गलतफहमी हो। रात को मैंने फिर उनसे कहा कि शायद ये तेज़ खुशबू मुझे सूट नहीं करती। जब भी आप इसे लगा कर आते हैं मुझे अजीब सी सुस्ती महसूस होने लगती है। मेरी बात सुनते हुए थोड़ा नाराज हो गई और बोले, अपनी नींद का कारण मेरी खुशबू को मत बनाओ, तुम खुद ही जल्दी सो जाती हो। उनकी बात सुनकर मुझे बहुत बुरा लगा, लेकिन मैंने बहस नहीं की। अब मैंने ध्यान देना शुरू किया कि वह खुशबू घर में कहीं दिखाई क्यों नहीं देती। मैंने ड्रेसिंग टेबल देखी, लेकिन वहाँ परफ्यूम नहीं था। इसका मतलब साफ था कि वे उसे बाहर से ही लगा कर आते थे। एक दिन जब कार्तिक नहाने के लिए वॉशरूम गए तो मैंने हिम्मत करके उनका बैग देखा। बैग में मुझे वही छोटी सी परफ्यूम की बोतल मिल गई जिसकी खुशबू हर रात कमरे में फैल जाती थी। मैं उसे ध्यान से देखने लगी। उत्सुकता में मैंने बहुत हल्का सा उसकी खुशबू महसूस की। तभी मुझे याद आया कि कहीं यही वजह तो नहीं जिसकी वजह से मुझे हर रात इतनी गहरी नींद आने लगती है। मैं तुरंत पीछे हट गई, लेकिन कुछ देर बाद फिर वही सुस्ती महसूस होने लगी और मुझे लेटना पड़ गया। अगले दिन कार्तिक फिर मुझे समझाने लगे कि एक अच्छी पत्नी अपने पति का इंतजार करती है, लेकिन तुम तो हमेशा सो जाती हो। उनकी बातें सुनकर मैं दुखी हो जाती, क्योंकि मैं जानती थी कि ऐसा मैं जानबूझकर नहीं करती। धीरे धीरे सासू माँ को भी लगने लगा कि शायद मैं कार्तिक का ठीक से ध्यान नहीं रखती। उनकी बातें सुनकर मैं कई बार अकेले कमरे में बैठकर रोने लगती। अब मेरे मन में एक ही सवाल था कि आखिर इस रहस्य का सच क्या है। मैंने फैसला कर लिया कि आज मैं पूरी सच्चाई जानकर रहूंगी। रात होने से पहले मैंने अपनी नाक पर थोड़ा सा देसी घी लगा लिया ताकि वह तेज खुशबू मुझे कम महसूस हो। फिर मैं बिस्तर पर लेट गई और सोने का नाटक करने लगी। कुछ देर बाद कार्तिक कमरे में आए। मैंने आंख बंद रखी, लेकिन हल्की सी जगह छोड़ दी ताकि सब देख सकूं। मैंने देखा कि उन्होंने अपने बैग से वही परफ्यूम निकाला और कमरे में उसकी खुशबू फैला दी। ये देखकर मैं भीतर तक हैरान रह गई। फिर वह बाथरूम में चले गए। उनके बाहर आने के बाद उन्होंने कपड़े बदले और धीरे से कमरे से निकल गए। उनके जाते ही मैं तुरंत उठी और चुपचाप उनके पीछे चली गई। मैंने देखा कि वह पूरी रात छत पर बैठे किसी से फ़ोन पर बात करते रहे। उनकी आवाज़ बहुत धीमी थी, इसलिए मुझे कुछ सुनाई नहीं दिया, लेकिन इतना ज़रूर समझ आ गया था कि वे मुझसे कुछ बड़ा राज छिपा रहे हैं। अब मेरा मन में तरह तरह के सवाल उठने लगे। अगर उन्हें मुझसे कोई परेशानी थी तो उन्होंने शादी क्यों की? अगर वे मुझे पसंद नहीं करते थे तो फिर हर किसी के सामने मेरी चिंता क्यों दिखाते थे? मैं इन सवालों का जवाब ढूंढना चाहती थी। अगले दिन मैंने सोचा कि सासू माँ का जन्मदिन आने वाला है। अगर मैं उनके लिए अच्छा सा उपहार लाऊं तो शायद कार्तिक भी खुश हो जाए और हमारे बीच की दूरी कम हो जाए। मैं बाजार गई और काफ़ी देर तक घूमकर एक सुंदर सा तोहफा खरीदा। वापसी में मेरी नज़र सड़क किनारे खड़ी एक कार पर पड़ी। मैं चौंक गई, क्योंकि वह कार्तिक की कार थी, जबकि इस समय उन्हें ऑफिस में होना चाहिए था। तभी मैंने देखा कि एक खूबसूरती सी लड़की कार से उतरी और कार्तिक उसके साथ मुस्कुराते हुए एक पिज़्ज़ा रेस्टोरेंट के अंदर चले गए। यह देखकर मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। मैं भी उनके पीछे अंदर गई, लेकिन दूर की खड़ी रही। दोनों आराम से बैठकर बातें कर रहे थे। मैंने खुद को समझाया कि शायद वह उनकी ऑफिस की सहकर्मी हो या कोई पुराने दोस्त। मैं बिना कुछ कहे वापस घर लौट आई, लेकिन अब मेरे मन का शक पहले से ज़्यादा गहरा हो चुका था। कुछ दिनों बाद मैं सासू माँ के जन्मदिन के लिए केक का ऑर्डर देने बाजार गई। लौटते समय ट्रैफिक सिग्नल पर मेरी गाड़ी रुकी तो मैंने फिर वही दृश्य देखा। इस बार कार्तिक उसी लड़की के साथ एक अस्पताल के अंदर जा रहे थे। अब मेरे मन ने मान लिया कि ज़रूर कोई ऐसी बात है जो मुझसे छिपाई जा रही है।
उस दिन के बाद मेरे मन में उठ रहे सवाल और भी गहरे हो गए। मैं जितना खुद को समझाने की कोशिश करती, उतना ही उलझती चली जाती। एक तरफ कार्तिक का बदला बदला व्यवहार था और दूसरी तरफ हर बार उसी लड़की का उनके साथ दिखाई देना। अब मुझे लगने लगा कि शायद मेरी शादी सिर्फ एक समझौता बनकर रह गई है। मैं पूरे दिन इन्हीं बातों में खोई रहती। उधर सासू माँ भी अक्सर मुस्कुराकर मुझसे पूछ लेती कि बहू अब हमें खुशखबरी कब सुनाओगी। उनका यह सवाल सुनकर मैं सिर्फ मुस्कुरा देती, क्योंकि उन्हें क्या बताती कि हमारे बीच अभी तक वैसी कोई नज़दीकी ही नहीं बन पाई थी जैसा एक पति पत्नी के बीच होती है। कार्तिक अपने काम में व्यस्त रहते और रात को वही तेज खुशबू के साथ कमरे में आते। अब मैंने भी इनसे इस बारे में कुछ कहना छोड़ दिया था। मैं सिर्फ चुपचाप उन्हें देखती रहती और अपने मन के सवालों को दबा लेती। कुछ दिनों तक लगातार तनाव में रहने की वजह से मेरी तबीयत बिगड़ने लगी। एक दिन अचानक मेरा ब्लड प्रेशर बहुत कम हो गया और मैं बेहोश होकर गिर पड़ी। जब मेरी आँख खुली तो मैं अस्पताल के एक कमरे में थी। डॉक्टर ने मुस्कुराकर कहा कि अब घबराने की कोई बात नहीं है, तुम्हें सिर्फ आराम की ज़रूरत है। फिर उन्होंने कहा कि तुम्हारे पति पिछले 3 दिनों से तुम्हारा बहुत ध्यान रख रहे हैं, वह हर समय तुम्हारे पास ही थे। डॉक्टर की बात सुनकर मेरे चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई, लेकिन जैसे ही मैंने उस डॉक्टर को ध्यान से देखा तो मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। वह वही लड़की थी जिसे मैं 2 बार कार्तिक के साथ देख चुकी थी। मेरे मन में फिर से वही शक जाग उठा। डॉक्टर मुस्कुराते हुए बाहर चली गई और फिर मैं उलझनों में डूब गई। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अगर कार्तिक सचमुच मेरा इतना ध्यान रखते हैं तो फिर मुझसे दूरी क्यों बना रहे हैं। अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद मैं कुछ दिनों के लिए अपने मायके चली गई। वहाँ अपने कमरे की अलमारी साफ करते समय मुझे कुछ सूखे हुए फूल मिले। उन फूलों को देखते ही मुझे वह अनजान शख्स याद आ गया जो कभी रोज मेरे लिए गुलदस्ता भेजा करता था। मैंने उन फूलों को हाथ में लेकर बहुत देर तक देखा। मन में एक अजीब सी कसक उठी। मैंने सोचा कि जिसे मैं कभी जान भी नहीं पाई वह शायद मुझे सच्चे मन से चाहता था, और जिसे आज अपना पति मानती हूँ वह मुझसे जाने क्यों दूर दूर रहता है। एक हफ्ते बाद डॉक्टर ने दोबारा चेकअप के लिए बुलाया था। पापा मुझे अस्पताल लेकर गए। मैं कॉरिडोर में बैठी अपनी बारी का इंतजार कर रही थी, तभी मेरी नज़र सामने गई। मैंने देखा कि कार्तिक उसी डॉक्टर के साथ एक कमरे की तरफ जा रहे थे। इस बार उनके साथ एक छोटी सी बच्ची भी थी, जिसे देखकर मेरा दिल बैठ गया। मेरे मन ने बिना कुछ सोचे अपनी ही कहानी बना ली। मुझे लगा शायद यही उनका असली परिवार है और मैं सिर्फ एक जिम्मेदार बनकर रह गई हूँ। मेरी आंखों से आंसू निकल रहे थे। मैं तुरंत वहां से उठकर बाहर आ गई और कार में जाकर बैठ गई। पापा मेरे पीछे आए और बोले, क्या हुआ, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना। मैंने अपने आंसू छिपाते हुए कहा कि मुझे थोड़ी घबराहट हो रही है, मैं आज चेकअप नहीं करवाना चाहती। पापा मेरी बात मान गए और हम वापस घर लौट आए, लेकिन अब मेरे दिल में दर्द और गुस्सा दोनों भर चुके थे। अगले दिन मैंने तय कर लिया कि अब मैं सच्चाई जाने बिना नहीं रहूंगी। मैंने घर पर सिर्फ इतना कहा कि मुझे थोड़ा बाहर जाना है और सीधा अस्पताल पहुंच गई। रिसेप्शन पर पता चला कि डॉक्टर कैंटीन में है। मैं धीरे धीरे वहां पहुंची। वह मुझे देखते ही मुस्कुराई और अपने पास बैठने का इशारा किया। उन्होंने मेरा हाल चाल पूछा और फिर अपने पास बैठे व्यक्ति की तरफ देखकर बोली, ये मेरे पति हैं। उसके बाद उन्होंने पास खेल रही छोटी बच्ची को गोद में उठाया और प्यार से कहा, ये हमारी बेटी है। मैं कुछ पल तक उन्हें देखते रह गई। मेरी सारी धारणाएं एक झटके में टूटने लगी। वह हंसते हुए बोली, लोगों की यकीन ही नहीं होता कि मैं एक बच्ची की माँ हूँ। मैं चुपचाप उनकी बातें सुनती रही। फिर उन्होंने अचानक कहा कि कार्तिक हर समय तुम्हारी ही चिंता करते रहते हैं, तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि तुम कितने खुशकिस्मत हो। उनकी बात सुनकर मैं हैरान रह गई। मैंने धीरे से कहा, लेकिन वह तो मुझसे ठीक से बात तक भी नहीं करते। डॉक्टर कुछ पल शांत रही, फिर बोले, तुम्हें अभी पूरी सच्चाई नहीं पता, पहले सच जानो फिर फैसला करना। उनके शब्द मेरे मन में गूंजते रहे। मैं अस्पताल से सीधे अपने ससुराल लौट आई। मैंने सासू माँ से कहा कि अभी कार्तिक को मत बताइए कि मैं वापस आ गई हूँ। शाम को जब कार्तिक घर लौटे तो इस बार उनके साथ वह तेज खुशबू नहीं थी। शायद उन्हें लगा कि मैं अभी मायके में ही हूँ। जैसे ही वे कमरे में आए मैं उनके सामने खड़ी हो गई। मुझे देखकर वे चौंक गए। उन्होंने घबराकर पूछा, तुम यहाँ कब आई। मैंने शांत आवाज में कहा, आज मैं कहीं नहीं जाऊंगी और न ही जल्दी सोऊंगी। मैं चाहती हूँ कि आज हम खुलकर बात करें। मेरी बात सुनते ही उन्होंने नजरें झुका ली और बोले, तुम्हारी तबीयत अभी ठीक नहीं है, तुम आराम करो, मैं स्टडी रूम में काम कर लूंगा। इतना कहकर वे जल्दी से कमरे से बाहर चले गए। मैं उन्हें जाते हुए देखती रह गई। मन में बार बार यही सवाल उठ रहा था कि आखिर वे मुझसे क्या छिपा रहे हैं। गुस्से और बेचैनी में मैंने अलमारी खोली और अपने कपड़े निकालने लगी। तभी कपड़ों के बीच रखा एक लिफाफा नीचे गिरा पड़ा। मैंने सोचा शायद कोई पुराना कागज होगा, लेकिन जैसे ही उसे खोला मेरी सांसें थम गई। वह किसी अस्पताल की मेडिकल रिपोर्ट थी और उस पर लिखा नाम देखकर मेरे हाथ कांपने लगे। रिपोर्ट कार्तिक की थी। मैंने कांपते हाथों से रिपोर्ट पढ़ने लगी। उसमें लिखा था कि कार्तिक कैंसर के शुरुआती चरण का इलाज करवा रहे थे। यह सच जानकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैं रोती हुई स्टडी रूम में पहुंची। वहां का नज़ारा देखकर मैं और भी हैरान रह गई। पूरे कमरे में मेरी ही तस्वीरें लगी थी, वही तस्वीर जो उस समय की थी जब कोई अनजान शख्स मुझे रोज फूल भेजा करता था। तब कार्तिक ने शांत आवाज में कहा,
कि वे फूल बेचने वाला कोई और नहीं बल्कि वही थे। उन्होंने पहली बार मुझे एक शॉपिंग मॉल में देखा था और तभी मुझे दिल दे बैठे थे। बाद में उन्होंने घर रिश्ता भेजा और हमारी शादी तय हो गई। लेकिन शादी से कुछ समय पहले उन्हें अपनी बीमारी का पता चला। डॉक्टर ने इलाज शुरू किया और उम्मीद जताई कि समय पर इलाज से वे ठीक हो सकते हैं। कार्तिक मुझे परेशान नहीं करना चाहते थे, इसलिए वे हर रात ऐसी तेज खुशबू का इस्तेमाल करते थे जिससे मुझे गहरी नींद जैसी सुस्ती महसूस होने लगती, ताकि मैं उनकी तकलीफ और इलाज के बारे में कुछ न जान सकूं। जिस महिला डॉक्टर को मैंने गलत समझा था, वह उनकी बचपन की दोस्त थी और वही उनका इलाज कर रही थी। पिज़्ज़ा रेस्टोरेंट में भी वे इलाज के सिलसिले में मिले थे और अस्पताल में भी उसी वजह से जाते थे। उनकी गोद में जो बच्ची मैंने देखी थी, वह डॉक्टर की बेटी थी। कार्तिक कार्तिक ने मेरी तरफ देखकर कहा कि अगर मैं पूरी तरह ठीक नहीं हो पाता, तो तुम्हें सच बताकर आज़ाद कर देता, क्योंकि मैं तुम्हारी ज़िंदगी पर बोझ नहीं बनना चाहता था। उनकी बातें सुनकर मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मुझे अपनी हर गलतफहमी पर पछतावा होने लगा। मैंने उनका हाथ पकड़कर कहा कि अब चाहे जैसा भी समय आए, मैं हर कदम पर आपके साथ रहूंगी। इसके बाद मैंने पूरे मन से उनका साथ दिया। समय पर इलाज, दवाइयाँ और परिवार के प्यार से वे धीरे धीरे ठीक होने लगे। कुछ महीनों बाद डॉक्टर ने खुशखबरी दी कि इलाज अच्छा असर दिखा रहा है। उस दिन मुझे समझ आया कि रिश्ते सिर्फ शख्स से नहीं बल्कि भरोसे और साथ से मजबूत बनते हैं। अगर पति पत्नी मुश्किल समय में एक दूसरे का हाथ थामे रखें, तो बड़ी से बड़ी परीक्षा भी आसान हो सकती है। और यही हमारी ज़िंदगी की सबसे बड़ी सीख बन गई। धन्यवाद दोस्तों। आपको हमारी कहानी कैसी लगी, कमेंट